सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वह 1 ईयर करंट अफेयर का है, कंपाइलेशंस वीडियो है। विजन 365 आई होप कि आपको पता होगा। जो भी सिविल सर्विस का तैयारी करता है उसका सबसे फेवरेट मैगज़ीन रहता है, वो काफ़ी वेट करता है विजन 365 मैगज़ीन का। यह 1 ईयर का कंपाइलेशंस करंट अफेयर होता है। सो वीडियो, अगर एक वीडियो में सारी बातों को किया जाएगा, सारे मैगज़ीन के एनालिसिस को किया जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और देखने के बाद ही मन टायर्ड हो जाता है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो पार्ट वाइज आएगा। टोटल आज 3 टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। सो पार्ट वाइज वीडियो आएगी और आई होप सो कि ये जो पॉलिटी राज व्यवस्था का विजन 365 का वीडियो होगा, टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आज ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में पहला जो टॉपिक है वह विजन 365 का टॉपिक नंबर 3 है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सो आई होप कि आप इंजॉय करेंगे और हाँ, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स भी आप इसका बनाओ ताकि एग्ज़ाम तक सारे कंटेंट को आप लेकर जा सको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 7वीं अनुसूची में सुधार की बात की गई है। देखिए, कुछ बातों को यहाँ पे हम स्किप भी करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा जो मोड है वो एग्जामिनेशंस के ऑब्जेक्टिव को ही कवर करना है। सो उसी हिसाब से बात भी यहाँ पर किया जाएगा। सो प्लीज़ आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वीं अनुसूची में सुधार यानी रिफॉर्म्स इन द 7th शेड्यूल। सो हाल ही में कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया है। 7वीं अनुसूची क्या है? संविधान के अनुच्छेद 246 यानी 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों उत्तरदायित्व का विभाजन करता है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच शक्तियाँ क्या क्या हैं और किस शक्ति पर राज्य का अधिकार है, किस शक्ति पर केंद्र का अधिकार है, किस शक्ति पे दोनों का अधिकार है और उन कौन कौन सी शक्ति ऐसी है जो कि राज्य के अंतर्गत आती है और केंद्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यह अनुच्छेद उन सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को 3 सूचियों जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जो बात है वो 7th शेड्यूल में कहा गया है। अनुच्छेद 248 संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करती हैं, जैसे कि अवशिष्ट शक्तियों ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करते हैं जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। सो आप आर्टिकल 248 को याद रखेंगे कि ये क्या कहता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में संशोधन की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत अर्थात सदन की कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 2/3 की आवश्यकता होती है। साथ ही साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधान सभाओं की सहमति की भी आवश्यकता। क्लियर? सो आपको याद रखना है कि विधान सभाओं की सहमति की भी आवश्यकता पड़ती है विशेष बहुमत के साथ साथ। और ये भाग याद रखना, ठीक है, कि भाग 20 और आर्टिकल 368। क्लियर? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि के बारे में, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया, स्वयं आर्टिकल 368। क्लियर? अब एग्ज़ाम में यहाँ से भी मुद्दा आ सकता है। ये टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट को याद रखिए कि इस जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि में संशोधन का प्रावधान किया जा सकता है, इनके तौर तरीकों में प्रावधान किया जा सकता है। संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, ठीक है, संशोधन इसमें भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है। अनुसूची
7th के अंतर्गत, ठीक है। और स्वयं आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। और ये याद रखना कि किसके अंतर्गत, भाग 20 और आर्टिकल 368। अगर कुछ 7वीं अनुसूची की बैकग्राउंड की बात करें तो 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। इसमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व था। 1882 की बात करें कि लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव में निर्वाचित नगरपालिका परिषदों और ग्रामीण जिला बोर्डों का शुरुआत की बात कही गई थी और किया गया था। 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए गए थे। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि किया गया था। उसके बाद 1919 आता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकन करके उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की थी। और 1935 इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया था। इसे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया। तो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। सो ये रहा पूरा का पूरा मामला 7th अनुसूची से जुड़ा हुआ। आगे चलते हैं, सतलज यमुना लिंक नहर, ठीक है। सो हरियाणा और पंजाब को पाकर ये मुद्दा हमारे सामने आया है। तो बैकग्राउंड क्या है आप इसको देखेंगे अगर इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। हम इसके लिंक के बारे में बात करते हैं। यह सतलज यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। इस योजना में पंजाब में अलग हरियाणा के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी। इसमें हरियाणा को रावी ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि यहाँ से हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, एग्जामिनेशंस में ऐसा कोई मुद्दा नहीं आने वाला। यहाँ से हाँ स्टेट पीसीएस की अगर बात होगी तो वहाँ पर ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। हमें अगर बात करना है तो हम बात करेंगे कि ये जो अंतर राज्य नदी जल विवाद होता है इसमें क्या प्रावधान है और इसके लिए क्या किया जाता है। तो हम आते हैं मेन मुद्दे पे, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान पे, ठीक है। इसमें 7वीं अनुसूची की बात क्या कही है कि राज्य सूची विषय क्रमांक 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज आदि। संघ सूची में क्या बातें हैं, विषय क्रमांक 56 राज्य नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास। तो आप याद रखेंगे कि राज्य सूची में भी आता है और संघ सूची में भी आता है, ठीक है। राज्य सूची में विषय क्रमांक 17 है और संघ सूची में विषय क्रमांक 56 है। राज्य सूची में कहा गया है कि जल आपूर्ति और सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज की बातें कही गई हैं। संघ सूची में क्या कहा गया कि राज्य नदी और नदी घाटियों का विनियमन और विकास की बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 262 क्या कहता है, अंतर राज्य नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायीकरण किया जाता है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 क्या है, यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान पत्र को प्रतिस्थापित करता है। इसके लिए यह विवाद समाधान समिति डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस कमेटी और विवाद निपटान के लिए एक स्थायी अधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। तो आप ये पूरा मामला समझ चुके होंगे कि यह केंद्र और राज्य दोनों के मामले होते हैं। और आर्टिकल का जुड़ाव क्या है, तो आर्टिकल 262 आपको याद रखना है और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की भी बातें याद रखती हैं। जब क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल पता होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी विवाद, ये नदी का पूरा पैरामीटर है। सो आप इसको प्लीज़ देखना। हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस के व्यू से बात करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये एराडी ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा किए गए आकलन के बाद ये हरियाणा राज्य को जल
में उसके उचित हिस्से से वंचित किया गया है। सो ये एराडी जो ट्रिब्यूनल था 1987 में ये बात कहा था। तो अगर यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है तो आप इसको डील करोगे। कुछ यहाँ पे मिसलेनियस पॉइंट है इसमें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हालांकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत अच्छे उठते हैं तो आप इसको भी ध्यान देंगे। संविधान का 9वीं अनुसूची, झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने का बात कहा है। संबंधी एक विधेयक की मंजूरी भी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज़ आप इसको याद ही रखेंगे कि जो 9th शेड्यूल था, ठीक है, वह 1951 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाना था। हालांकि I.R. कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत अच्छे आते हैं और ये स्टेट पीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग को सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ से क्वेश्चंस आता है कि 9वीं अनुसूची में जो भी टॉपिक डाल दिए जाते हैं सो क्या उस पर डिबेट किया जा सकता है, उसको चैलेंज न्यायालय में किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसका देखिए सिंपल और सीधा एक ही बात है कि अगर कोई भी बात की जाती है और 9th में डाला गया है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर वो संविधान का जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर अगर उसको टच करता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये गोलकनाथ वाले मामले में भी कहा गया था, ठीक है। सो आप यहाँ से इसको रिमेंबर रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा की बात की जा रही है, इसमें काफ़ी चर्चा बना हुआ है। सो गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर यानी आस्फा को हटा दिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों में आस्फा हटाया गया है, ठीक है। सो ये तो रहा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए न्यूज में आया हुआ है। हम आस्फा की बातें कर लेते हैं। तो आस्फा क्यों है चर्चा में? यह कानून अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को आस्फा अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां या धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियां प्रदान करता है। कई बार किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई हिस्सा उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तब आस्फा की घोषणा की जाती है। आस्फा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सो आस्फा से जुड़ा हुआ बात यह है। और यहाँ पर जो स्पेशल पावर दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को, सो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप एक बार यूट्यूब पर जाकर या गूगल पे जाकर के बस इतना डाल देना कि आस्फा रिलेटेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस या कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। सो आस्फा से जुड़ा ये मुद्दा था और इस पर हमने बात कर लिया। आगे चलते हैं। अंतर्राज्य परिषद, ठीक है। सो हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही यह राष्ट्रपति को एक ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का अधिकार भी देता है। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार आईएससी का गठन किया गया था, ठीक है। सो देखिए जो अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका जो स्थापना है 1990। अब याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है अगर बहुत डीप जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाएँ हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधान सभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। स्थायी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री होते हैं।
कार्य क्या करता है, राज्यों के बीच विवादों की जांच करता है और उसे सलाह देता है। उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें दो राज्य अथवा राज्यों एवं संघ के समान साझे हित शामिल होते हैं। नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करता है। सो आई होप सो कि आप इसको समझ पाए कि इंटर स्टेट काउंसिल्स यानी अंतर राज्य परिषद क्या होता है। आगे चलते हैं, भारत नागा युद्ध विराम समझौता। ठीक है, सो भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल्स ऑफ नागालैंड यानी इसाक मुइवा के बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ था। इस दौर की वार्ता के बाद 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल्स ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि नागा ध्वज और ये हजाबो यानी नागा संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही। सॉरी, ठीक है, तो जो इसाक मुइवा यह जोर देकर कहा है कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, सो ये भारत नागा युद्ध विराम समझौता वाला जो मामला था 2015 में नेक्स्ट टाइम उभरा हुआ है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना होगा तो इसको आप प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, स्वायत्त जिला परिषद। सो मेघालय ने सीमा विवाद के निपटान के लिए असम के साथ समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद इस समझौते का विरोध कर रही है। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद क्या है? सो इसकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। इन्हें कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी स्वायत्त जिला परिषद की बात की जा रही है। ठीक है ना, इसकी संरचना की बात करें तो प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 वयस्क मताधिकार के जरिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शक्ति क्या है? राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्र को विस्तार करने या उन्हें घटाने या उन्हें नाम बदलने का अधिकार होता है। परिषदों का दीवानी यानी सिविल्स मामले और आपराधिक यानी क्रिमिनल्स मामलों की न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है। सो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इनका जो क्षेत्राधिकार होता है किनके अधीन होता है। ठीक है, हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल की बात कर दे तो आपको याद रहना है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन रहता है। ओके, महाजन आयोग की बात करें तो 1966 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग का स्थापना किया था। तो अगर वहाँ से आ जाता है कि महाजन आयोग क्या है और इसका स्थापना कब हुआ, तो 1966 में हुआ था और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के सीमा विवाद को हल करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। आयोग ने 264 गाँवों को महाराष्ट्र को स्थानांतरित करने तथा बेलगावी यानी पुराना नाम बेलगाम और 247 गाँवों को कर्नाटक में बने रहने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा बना हुआ है। सो अगर क्वेश्चंस बनता है तो यहाँ से भी डीप में क्वेश्चन जाके बन सकता है। तो आप याद रखना ये जो आयोग है इस कमीशन से महाजन कमीशन, प्लीज़ को याद रखना। और 1966 का इसका रिलेशंस है महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल से जुड़ा हुआ सीमा विवाद का मुद्दा था ये। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है चुनाव, इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस में बात करेंगे हम। सो नेक्स्ट है इलेक्शंस। दल बदल रोधी कानून, एंटी डिफेंस लॉ क्या है? बहुत चर्चा में रहता है, तो इस पर आज बात करेंगे हम। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र को पाकर मुद्दा आया है तो किस जिला को, किस स्टेट को पाकर मुद्दे आते हैं हम उस पर नहीं जाते हैं। मेन आते हैं कि दल बदल है क्या। दल बदल किसी राजनीतिक दल के एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में जाने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोकसभा में यदि एक पार्टी ए का सदस्य सांसद पार्टी बी में यानी कोई पार्टी ए है,
दूसरा पार्टी बी है, इसका कोई सांसद जो मेंबर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई बी में जाता है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने दल बदल किया है। इस प्रकार उनके विरुद्ध दल बदल विरोधी कार्रवाई के तहत कार्रवाई की जाती है, ठीक है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में, दल बदल विरोधी कानून है उन विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाते हैं और बाद में स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता को छोड़ देते हैं, ये उनके लिए लागू किया जाता है। 52 में जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। सो भारत का जो संविधान है उसके 52वें यानी 52 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1985 में ये जो 10वीं अनुसूची है, दल बदल कानून, ये शामिल किया गया था संविधान में। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, अगर राज्यसभा की बातें हैं तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, वो निर्णय लेंगे, लास्ट निर्णय उनका माना जाएगा। लोकसभा की बातें हैं तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनकी बातें मानी जाती है। अगर यही बातें राज्य में आती हैं तो राज्य की अगर बातें करें तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो बातें करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कौन अयोग्य है, कौन अयोग्य नहीं है, ठीक है। सदन में पीठासीन अधिकारी को 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अयोग्यता के आधार, किसी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित आधार पर समाप्त होती है। यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा किसी निर्देश के विपरीत या दल के पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, इस तरह के कृत्य को दल द्वारा 15 दिनों के भीतर माफ नहीं किया जाता है तो उसको अयोग्य साबित कर दिया जाता है, इसके अंतर्गत ला दिया जाता है। यदि मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, स्पेशली आप इसको याद रखेंगे कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं 6 महीने की समाप्ति के बाद, पहले की बात नहीं की जा रही है, जब वो चुन कर आते हैं, जब वो मनोनीत किए जाते हैं, चुन कर नहीं आते, जब वो मनोनीत किए जाते हैं तो उस अंतराल, उस डेट से 6 महीने बीत जाने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनको इसके अंतर्गत लाया जाता है, अयोग्य ठहराया जाता है। उसके अंदर की बात नहीं की जा रही है, उसके मतलब 6 महीना के अंदर की बात नहीं, 6 महीने के बाद की बातें की जा रही हैं। और जो निर्दलीय दल आते हैं, निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनको भी यहाँ पे, हालांकि जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसको उसके स्वभाव, उसके कार्य से प्रभावित होकर उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन किसी दल में शामिल जब करने की बातें आती है तो वहाँ पर उसको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। एक साथ चुनाव, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बातें, ये काफ़ी मुद्दा बना रहता है, काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है। सो ये भी है, यहाँ पे इसको बात करते हैं कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ, जस्ट वेट, यहाँ पे वैसे कुछ छोटा नहीं है, थोड़ा सा ये है पॉइंट, इसको हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय दल का दर्जा, ठीक है, यहाँ पे छूट गया था, किसी, जस्ट वेट, राष्ट्रीय दल का दर्जा, किसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये बातें देख लेते हैं। किसी राजनीतिक जो दल को एक राष्ट्रीय दल तब माना जाता है यदि उस दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। याद रखना ये पॉइंट, ये की पॉइंट है। कोई दल है जब उसको 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो जाता है, अथवा उस दल के उम्मीदवार को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या उससे अधिक राज्यों में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो, इसके अलावा उसने पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त की हों, या दल ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें अपने पास हासिल की हो। वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता दिया है। आज के समय में जो नेशनल्स पार्टी हैं भारत में वो 8 हैं। ये आप संख्या याद रखेंगे, और ये जो की पॉइंट है आप बस इसको याद रख लेना। इससे अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो प्लीज़ नहीं छूटेगा, प्लीज़ ट्रायल करके देख लेना, बस आप इसको की पॉइंट को याद रखना, ठीक है। दल बदल रोधी कानून के अपवाद क्या हैं? यह कानून एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि विलय करने वाले
जो दल के कम से कम 2/3 सांसद या विधायक पक्ष में हो। यानी अगर एक पर्सन किसी पार्टी से टिकट लेता है और उस पर चुनाव लड़ता है, जीत जाता है और किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसको तो लाया जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन इसके अपवाद क्या हैं? जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, किसी जैसे मान लीजिए कोई पार्टी ए है, इसका 2/3 सदस्य अगर पार्टी बी में जाते हैं, ठीक है, तो वह दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो वह अपने दल से इस्तीफा दे सकता है। उस पद को छोड़ने के बाद वह उसी दल में फिर से शामिल हो सकता है। सो ये 2 बातों का अपवाद है। प्लीज़ आप याद रखना कि 2/3 सदस्य अगर कम से कम किसी दल से जाते हैं किसी दूसरे दल में तो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं वो। ठीक है, एक साथ चुनाव की बातें हो रही थी, तो संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर व्यवहारिक रोड मैप और फ्रेमवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी विधि आयोग को सौंपी गई है। ठीक है, एक साथ चुनाव के बारे में क्या बातें हैं? एक साथ चुनाव कराने का अर्थ भारतीय चुनाव चक्र को एक तरह से व्यवस्थित करना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न हो जाए। इस व्यवस्था के तहत एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदान एक ही दिन लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए मतदान करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात ये है कि भारत इतना बड़ा है, इसका भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं। अब एक ही दिन चुनाव अगर सारे जगह होगा तो कैसे पॉसिबल है? भाई हमारे पास डिफेंस के जो पर्सन्स हैं बहुत कम है, सुरक्षा बल बहुत कम है, अरेंजमेंट बहुत। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोई क्षेत्र ए है वहाँ पर वोट करने गया तो अभी क्या है कि एक बार किसी विधायक को चुनाव, किसी एमएलए को वो वोट करने जाता है, यानी विधानसभा का चुनाव हो रहा होता है। फिर एक बार क्या होता है कि वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव सांसद को चुनने जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा पोलिंग बूथ पर तो वो एक ही बार में किसी विधायक को भी चूज कर लेगा और किसी सांसद को भी चूज कर लेगा। देखिए पूरा मामला ये कहा जा रहा है, यानी उसको एक जगह पे 2 बार नहीं आना पड़ेगा कि एक बार हम लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेशन लेने आ रहे हैं और एक बार हम विधानसभा में, नहीं, एक ही बार आएंगे, लोकसभा के भी प्रत्याशी को चुनेंगे और विधानसभा के प्रत्याशी को भी चुनेंगे। ये बातें कहा जा रहा है, ठीक है ना। एक साथ चुनाव कराने का तात्पर्य यह नहीं है कि देश भर में लोकसभा और राज्यसभा सभाओं के लिए मतदान एक ही दिन होगा। इस चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा सकता है। साथ ही एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदान राज्य विधानसभा और लोक विधानसभा दोनों के लिए एक ही दिन मतदान कर सकते हैं। देखिए पूरी बातें, ये था मामला। अब देखिए इसके ना विपरीत भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कि भाई जो बड़ी पार्टियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी है, जब वो विधानसभा चुनाव का जो प्रत्याशी होता है उसके लिए वो काफ़ी प्रभावी तरह से प्रचार करता है और करेगा भी। अब जो राज्य, जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, जो राज्य की पार्टी है ना, उनके मुकाबले उनके पास कम स्टार प्रचारक होते हैं, उनके पास कम पैसे होते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उनके मुकाबले इनके पास पैसा भी कम होता है, संसाधन भी कम होता है, तो उनके हिसाब से उनका मुकाबला ये प्रचार में नहीं कर पाते। तो देखिए इसका थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये भी है, हालांकि इस पर हम नहीं जाएंगे। हमारे प्रीलिम्स पे बातें जब आती हैं तो प्रीलिम्स बस आर्टिकल और इन फैक्ट पे बातें करनी है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। जब कभी मौका मिलेगा उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हम इसी पर अपने को सीमित रखते हैं, ठीक है ना। बाद में चलिए, यस, एक साथ चुनाव का व्यवस्था 1967 तक जारी था। तो आप ये डेट याद रखना कि 1967 तक एक साथ चुनाव होता था। हालांकि 1968 और 1969 कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद इस व्यवस्था का क्रम टूट गया। इस प्रकार राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाने लगे। बाद में 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था। यह विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी प्रस्तावित था, ठीक है, तथा दिनेश गोस्वामी समिति भी इसकी सिफारिश की थी। तो आप ये कमेटी का प्लीज़ नाम याद रखना कि दिनेश गोस्वामी ने भी इसके बारे में सिफारिश की थी। कब? 1983 के बाद की बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बातें हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक साथ चुनाव कराने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद जो 83 है, लोकसभा का कार्यकाल
उसकी प्रथम बैठक अधिवेशन की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगा और इससे अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा का विघटन करने का शक्ति होगा। आर्टिकल 172 क्या कहता है? 172 विधानसभाओं के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? राज्यपाल के पास राज्य मंत्रिमंडल के सलाह पर राज्य विधानसभा का विघटन करने की शक्ति होगी। ठीक है, सो ये संवैधानिक प्रावधान था जो कि हमने देख लिया। एक साथ चुनाव कराने की बातें क्या थी हमने इसको भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है परिसीमन आयोग। ठीक है, देखिए परिसीमन आयोग को अगर हम मोटा मोटा बात करें तो परिसीमन आयोग क्या होता है? जैसे कहीं किसी क्षेत्र में चुनाव कराना है तो जो इलेक्शंस कमीशन है ना, वो एक क्षेत्र निर्धारित करता है कि भाई किन क्षेत्रों से कितने लोग कहाँ पे किसको वोट करने वाले हैं, मतलब भौगोलिक क्षेत्र का माप तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर हम इसको ब्रॉड में बात करें तो जैसे मान लीजिए ये पूरा क्षेत्र ए है। ठीक है, अब क्षेत्र ए में परिसीमन आयोग क्या करता है? ये जो रेड कलर से मैंने इसको घेरा किया है ना, ये बताता है कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ना, ये किसी और को चुनेंगे और जो ये बचा क्षेत्र है ये किसी और को चुनेंगे और ये जो क्षेत्र है किसी और को। यानी परिसीमन जो आयोग है किसी क्षेत्र को भौगोलिक दृष्टि से बांटता है और बांटने के बाद ये कहता है कि भाई जितना भी क्षेत्र का हमने बंटवारा किया है उस क्षेत्र के बंटवारे के आधार पर जो लोकसभा के मेंबर, जो लोकसभा की सीट है, विधानसभा की सीट है, उनका बंटवारा किया जाता है, उनका वहाँ पे आकलन किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। हालांकि जम्मू कश्मीर परिसीमन कार्य संपन्न हो गया है। इस परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को किया गया था। जम्मू कश्मीर में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया था। आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की बात की जा रही है में 24 सीटें हैं जो कि रिक्त हैं। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो जो गिलगिट और बल्टिस्तान है ना, ये उनकी बातें की जा रही हैं। ठीक है ना। पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की अगर बातें करें, धारा 8(1)(8)(a) के तहत राष्ट्रपति 4 पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का कार्य कराने का अध्यादेश दे सकता है। ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, उपयुक्त राज्यों में पिछले 51 वर्षों में परिसीमन का कार्य नहीं किया गया। 2002 से 2008 के बीच में संपन्न परिसीमन कार्य में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को शामिल नहीं किया गया था। 2001 की जनगणना के इस्तेमाल की आशंका के कारण इन राज्यों में परिसीमन कार्य नहीं किया गया था। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा। ठीक है, और ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड में बात करना चाहा। साथ ही 2020 का राष्ट्रपति के आदेश जिसमें उपयुक्त 4 राज्यों में परिसीमन करने की अनुमति दी गई थी, केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड में बातें की गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। सो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची की बातें हैं। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव जो अधिकारी हैं, क्लियर, चीफ इलेक्शंस ऑफिसर की जो बात है, घोषणा के द्वारा इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रह रहा है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए 1951 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर मतदान के रूप में सूचीबद्ध हो सकता है। ठीक है, मतदाता सूची को अंतिम बार 2019 में जम्मू कश्मीर, ठीक है, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह कानून समाप्त हो गया। सो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर बनता है तो हमें ये बात याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्कस बहुत अच्छे से किया गया और किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत केवल वहाँ के स्थायी निवासी ही मतदान के रूप में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र थे। ये कब था? जब तक 370 नहीं हटा था। ठीक है ना, तब की बातें की जा रही हैं। ठीक है, अब शेष भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आयोजित होंगे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद विधानसभा और संसदीय चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सामान्य रूप से निवासी का निर्धारण किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति देश के किसी अन्य भाग से हो सकता है, लेकिन वह कार्य, व्यवसाय या अन्य कारणों से जम्मू कश्मीर में रह रहा होता है, परंतु उस व्यक्ति का नाम उसके मूल निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया होना चाहिए। यानी ये बातें आप प्लीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उस व्यक्ति का नाम मूल निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची से हटा दिया गया हो, तभी वहाँ पर वह अपना नामांकन करा सकता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर में सामान्य रूप से रहने वाले लोग केवल संसदीय चुनाव में मतदान करने के पात्र थे। उन्हें अस्थायी निवासी यानी NPR के रूप में वर्गीकृत किया गया था। NPR में 1947 से जम्मू कश्मीर में रह रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची का संशोधन। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 7 नए विधानसभा क्षेत्र जम्मू संभाग के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1 बनाने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर भारत का निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में नए मतदाता सूची तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की किसी भी घोषणा के आधार तैयार करने हेतु मतदाता सूची आवश्यक है। यह राज्य विधानसभा के अंतिम चुनाव 2014 में हुए थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले जो प्रोसेस था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। ठीक है, 2019 के पहले वहाँ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 लागू था, अब वहाँ पर 1951 लागू है। ठीक है, 370 जब तक वहाँ पे था आर्टिकल, तब तक RPA 1957 था, अब खत्म हो चुका है। तो RPA 1951 के अंतर्गत वहाँ पे बातें सारी लॉ एंड ऑर्डर, सारे परिसीमन, सारे चुनाव की बातें की जा रही हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव बॉन्ड, इलेक्शंस बॉन्ड क्या है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि 2018 के बाद राजनीतिक दलों में चुनावी बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया गया है। चुनावी बॉन्ड के बारे में केंद्रीय बजट 2017-18 में ब्याज मुक्त लिखतों के रूप में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। इस उद्देश्य से राजनीतिक चंदे की व्यवस्था को साफ सुथरा बनाना है। चुनावी बॉन्ड शुरू करने के पीछे निम्नलिखित तर्क दिया गया था। राजनीतिक चंदे की नकदी उपयोग को सीमित करना, फर्जी धोखाधड़ी करने वाले राजनीतिक दलों को बाहर करना, दानदाताओं को राजनीतिक उत्पीड़न से बचाना, काले धन पर अंकुश लगाना था। ठीक है, क्लियर, जस्ट वेट। सो चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ यहाँ पे की पॉइंट दिया है, हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, यह प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह में 10 दिनों के लिए हेतु खरीदने के लिए यह उपलब्ध होते हैं। तो याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप ये नोट कर लेना कि यह, ठीक है, यह जो है प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ठीक है, जनवरी, ये अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के माह में यह उपलब्ध रहता है और यह माह के 10 दिनों के लिए खरीदने हेतु उपलब्ध होता है। ठीक है, क्लियर। और जो चुनावी बॉन्ड है ना, वह वस्तुतः राजनीतिक दलों को गुप्त दान करने के लिए ब्याज मुक्त वित्तीय ये प्रावधान है। यानी ये जो आप खरीदते हो ना, इस पे ब्याज, ठीक है, इस पे ये टैक्स फ्री भी होता है, इस पे कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ता, नहीं लगता है। ठीक है, यह बॉन्ड कौन खरीद सकता है? तो इन्हें किसी भी भारतीय नागरिक या भारत में निगमित किसी भी निकाय द्वारा खरीदा जा सकता है। ये भारत का नागरिक खरीद सकता है या भारत में निगमित कोई भी निकाय इसको खरीद सकती है। ठीक है, यह कितने मात्रा में खरीदा जा सकता है? तो देखिए, यह 1,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, ठीक है, और
10 लाख रुपए, ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का यह खरीदा जा सकता है, ठीक है। और यह बांड जारी होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। जब आप ये खरीदते हो ना, तो आपको 15 दिन का मौका मिलता है। उस 15 दिन के अंदर किसी भी पार्टी को आपको देना पड़ता है, लेकिन हाँ, पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को आपको यह देना होता है। यानी चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल मनी को पाने के लिए भी पंजीकृत पार्टी का होना आवश्यक है, ठीक है। सो आई होप कि हमने इसके बारे में सारी बातें कर ली। और हाँ, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही अवेलेबल है, सारे बैंक से अवेलेबल नहीं है, यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही अवेलेबल है यह बॉन्ड। सो आई होप सो कि आपको ये बात पता होगा, ठीक है, कि यह भारतीय जो नागरिक हैं और भारत में निगमित किसी निकाय के द्वारा इसको खरीदा जा सकता है। क्लियर? सो आई होप सो कि इस पर हमने सारी बातें कर ली। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है। और बॉन्ड जारी होने की तिथि से मैंने बात कर लिया कि 15 दिनों के भीतर उन्हें देना होता है। यदि उन्हें नहीं भुगतान होता है तो एसबीआई बॉन्ड की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता है। सो ये भी याद रखना कि अगर हम ये पैसा नहीं दे पाते हैं, जो बॉन्ड जारी होने की तिथि है, तिथि से 15 दिनों के भीतर यदि उन्हें नहीं दिया गया, तो एसबीआई बॉन्ड की राशि जो हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में, को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए अगली बात करते हैं, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021, ठीक है। यह क्या कहता है? सो हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 की मंजूरी प्रदान की गई है। क्या है? इस अधिनियम में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। क्या है? मतदाता सूची में डेटा को आधार संख्या से जोड़ना, ठीक है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि वह अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए। यदि कोई व्यक्ति उन्हें निर्धारित कारणों से अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। ये जो पैसेज है, प्लीज़ आप इसको रट लेना, इस पर सीधा क्वेश्चन आ सकता है। इस पर इस तरह से सीधा पैसेज पे क्वेश्चंस कई बार आ भी चुके हैं, सो प्लीज़ आप इसको याद रखना, ठीक है। यह अधिनियम एक कैलेंडर वर्ष में 4 पात्रता तिथियां प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ठीक है। अधिनियम के द्वारा, ठीक है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ठीक है, जस्ट वेट, यस, आरपीए 1950 1951 में जो पत्नी शब्द है उसके जगह पति पत्नी स्पाउस शब्द को शामिल किया गया है। सो आप इसको भी याद करना, ये नया अपडेट है, तब इसको याद रखना कि जो हमारा आरपीए 1950 आरपीए 1951 में जो पत्नी शब्द था, ठीक है, वहाँ पर पति और पत्नी इसको स्पाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। यह अधिनियम उन उद्देश्यों को विस्तार करता है जिनके लिए ऐसे परिसरों की मांग की जा सकती है। इसमें मतगणना, वोटिंग मशीन, चुनावी संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा वालों एवं मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल होता है। 1951 में अधिनियम में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वह ऐसे परिसरों की मांग कर सकते हैं जिनका मतदान केंद्र के रूप में या चुनाव होने के बाद मतपेटी रखने हेतु उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, ठीक है।
रिमोट वोटिंग क्या होती है? रिमोट वोटिंग के तहत मतदाताओं को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मतदान केंद्रों की बजाय अन्य स्थानों से मतदान कराने की अनुमति होती है। यह स्थान देश के भीतर या विदेश में भी हो सकता है। ठीक है। एनआरआई को 2011 में मतदान का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1950 में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। हालांकि अधिनियम की धारा 20A के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीय मतदाता को अपना वोट डालने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है। मतदान के अन्य प्रणालियाँ, प्रॉक्सी वोटिंग, इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसके तहत एक पंजीकृत मतदाता अपना मताधिकार अपने किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है। केवल वर्गीकृत सेवा मतदाता को ही इसकी अनुमति होती है। कौन कौन सा? जो सशस्त्र बल में हो, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में हो, जो सीआरपीएफ में हो, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ में हो, जो जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स और सीमा और संगठन के सदस्य होते हैं, इनको ही प्रॉक्सी वोटिंग का अधिकार है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्ट बैलेट सिस्टम, इसमें मतदाता पत्र को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा मतदाताओं को प्रेषित किया जाता है। इसमें सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस, जो राज्य के बाहर सेवारत हैं, भारत के बाहर नियुक्त सरकारी कर्मचारी और उनके पति पत्नी, निवारक निरोधक के तहत रखे गए लोग। ठीक है। आप याद रखना कि निवारक निरोधक के तहत रखे गए लोग, न कि क्रिमिनल जो क्रिमिनल एविडेंस साबित हो चुका हो उनके लिए नहीं, लेकिन जो निवारक निरोधक के लिए रखे गए हैं वो भी। ठीक है। विशेष मतदाता जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि शामिल होते हैं। अनिवासी भारतीयों, अगर एनआरआई की बात करें तो पोस्टल बैलेट के लिए इनकी सुविधाएं दी गई हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि अनिवासी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम सुविधा का विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में चुनाव आयोग एनआरआई को विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति प्रदान की है, परंतु उनके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। क्या है? उसके पास किसी अन्य देश का नागरिकता नहीं होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, एनआरआई है मतलब किसी के पास नागरिकता ना हो। भाई एनआरआई अगर नहीं होगा तो मतलब होगा उसके पास, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब कोई एनआरआई व्यक्ति है तो एनआरआई कोई कौन होता है? जो एक समय सीमा, एक निश्चित समय सीमा से देश से बाहर रह रहा होता है, लेकिन उसके पास जो नागरिकता होती है उसी देश का होता है जिस देश का वो मूल निवासी होता है। ठीक है। तो वही बातें की जा रही है। उन्हें मतदान के दिन व्यक्तिगत रूप से वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है। हाल ही में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति के गठन के संबंध में लोकसभा के एक निजी विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को अलग करने का प्रयास करता है, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए निर्वाचन आयुक्तों को अपात्र बनाने की प्रावधान करता है। यानी कहता है कि भैया जब यहाँ से आप पदमुक्त होते हैं ना, तो फिर किसी और सेवा में इनको जगह न दिया जाए। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता को ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि भाई आप सर्विस में हो और ऐसे पद पर हो, तो फिर आने वाले समय में आप बिल्कुल एकाग्र होकर और पक्षपात न करके काम करें, जिसके लिए बात कही गई है। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयुक्तों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा नियुक्त करने की मांग की गई है। ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324(2) के तहत किया जाता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। सेवा शर्तें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। चुनाव आयुक्तों को या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी यहाँ पर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि चुनाव आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बाद ही उनके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। कार्य क्या है? यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव का आयोजन करते हैं, कराते हैं। ठीक है। यह विधेयक, ठीक है, जो चीफ इलेक्शंस कमीशंस है, ठीक है, और
इलेक्शंस कमीशन के कार्यकाल को उसकी नियुक्ति की तारीख से 6 वर्ष तक करने का प्रावधान करता है। साथ ही उसमें प्रादेशिक क्षेत्रीय आयुक्तों के कार्यकाल को 3 वर्ष की निश्चित अवधि तक करने का प्रावधान करता है। ठीक है। अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अगर संख्या बात करें तो 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होता जिसकी संख्या 1 थी। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निकाय हो गई। ठीक है। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। 1 अक्टूबर 1993 से वर्तमान समय तक एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। ठीक है। निजी सदस्य विधेयक, अब ये जो विधेयक है एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया गया है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि डायमेंशंस डिमांड कहीं से भी हो सकता है क्वेश्चंस का। सो मंत्रियों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हो, मंत्री पद पर नहीं हो, तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी बिल को पेश करता है, किसी विधेयक को पेश करता है, तो उसको प्राइवेट बिल कहा जाता है। आप सदस्य हो, बस मंत्री पद पर नहीं हो। ठीक है। मंत्रियों के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा पेश किया गया कोई विधेयक निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। इसे केवल शुक्रवार को पेश किया जाता है, इसी दिन इस पर चर्चा की जा सकती है। ये डेट याद रखना, शुक्रवार। राज्यसभा के मामले में सभापति और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष इसकी स्वीकार्यता तय करते हैं। ठीक है। 1970 के बाद से अब तक कोई भी निजी विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1970 से अब तक जितने भी बिल पेश किए गए हैं प्राइवेट मेंबर के द्वारा, कोई भी विधेयक नहीं बन पाया है। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र क्या है? हाल ही में स्वीडन में हुए चुनाव के कारण सामाजिक लोकतंत्र का नार्डिक मॉडल चर्चा में आया है। प्लीज़ आप इसको देखना। ठीक है ना। इस मॉडल में नार्डिक देशों के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जैसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उच्च स्तर और वैश्वीकरण में भागीदारी, आर्थिक प्रगति होती है, असमानता का निम्न स्तर होता है। ठीक है। उच्च जीवन स्तर होता है, विश्व में सबसे अधिक श्रम भागीदारी दर बढ़ी है और बढ़ती है। या प्लीज़ इसको देखना। ठीक है। अब इस पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं, आगे चलते हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर देखते हैं। एशियाई निर्वाचन प्राधिकरणों का संघ। भारत को 2022 से 24 तक के लिए सर्वसम्मति से जो एसोसिएशंस ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटी है, AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। और जो एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण संघ है की स्थापना 1998 में हुआ था। तो आप ये डेट भी याद रखेंगे कि 1998 में हुआ है स्थापना किसका? AAEA यानी एशियाई निर्वाचन प्राधिकरण संघ, एसोसिएशंस ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटी। ठीक है। यह मंच सुशासन और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी निर्वाचनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रबंधन निकाय का संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, कुछ यहाँ पे अपडेट हुआ है, उसको देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है, यानी जो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया है ने पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से 111 अस्तित्वहीन दलों को हटा दिया है। कुछ पॉइंट है। 111 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं था। उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन करते हुए भी पाया गया था। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। इस संबंध में चुनाव सुधार का प्रस्ताव अब भी सरकार के पास लंबित है। हालांकि यह राजनीतिक दलों की वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे को उठा सकता है। साथ ही यह राजनीतिक दलों से निम्नलिखित निकायों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने की मांग कर सकता है। ठीक है। चंदा प्राप्ति स्रोत और उसके तरीकों में, कंपनियों द्वारा डिस्क्लोजर में, बैंक खातों के विवरण में। ठीक है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, ठीक है, ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा हो,
नए पंजीकृत राजनीतिक दल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर। सो आप ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें, जस्ट वेट, यस, ऐसे राजनीतिक दल जिन्हें राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ होता है, उनको कहते हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 क्या है? यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल में दो प्रतिद्वंदी गुट बनते हैं तो उस दल का प्रतिनिधित्व किस गुट को दिया जाएगा, इस संबंध में निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 को निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है। किसको? इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया का निर्णय बाध्यकारी होता है, यानी इनका निर्णय आखिरी निर्णय होगा। राजनीतिक दल के विभाजन गुट, यानी उस गुट के अलावा जिससे दल का चुनाव चिन्ह प्राप्त हो, को स्वयं को एक अलग दल के रूप में पंजीकृत कराना होता है। पंजीकरण के बाद राज्य या केंद्रीय चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही वह राष्ट्रीय राज्य दल का दावा कर सकता है, बन सकता है। पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दलों के विभाजन की स्थिति में चुनाव आयोग आमतौर पर दोनों गुटों को आंतरिक स्तर पर अपने मतभेदों को हल करने या न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह देता है। ठीक है, तो ये लाइनें प्लीज याद रखना। चुनाव आयोग ने अब तक के लगभग सभी विवादों के लिए दिए गए अपने निर्णयों में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के स्पष्ट बहुमत वाले गुट का समर्थन किया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक दल के संगठन के भीतर दावेदार गुटों के समर्थकों की संख्या निर्धारित करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में पदाधिकारियों की सूची पर विवाद के कारण उत्पन्न होती है, तब चुनाव आयोग केवल निर्वाचित सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है। सो प्लीज़ आप याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब बातें साफ साफ रखी गई हैं आपके सामने और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो बहुत दिमाग लगा कर सोचना है आपको। ठीक है, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना, इसके लिए बात क्या कहा गया है, क्या अपडेट हुआ है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के लिए पुनः एक नए सिरे से प्रयास शुरू किया गया है। आयोग के अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र को रखने और दूसरे को रिक्त करने के बाद उपचुनाव के लिए बाध्य करने वाले पर भारी जुर्माना लगाने के एक विकल्प विचार किया जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, जो कि अभी तक हो रहा है। 1996 तक 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर केवल 2 निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारित किया गया है, यानी 1996 से पहले 3 था या 2 से अधिक भी कर सकते थे। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट 1990 और चुनाव सुधार पर विधि आयोग ने 170वीं रिपोर्ट 1999 में भी एक उम्मीदवार को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने तक सीमित करने की सिफारिश की गई है। हालांकि जब मेंस का जब क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ के लिए एस्पेक्ट ये बहुत करेक्ट है, ये कंटेंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि समिति यहाँ पे जो समिति है, जो बातें की जा रही है, वो मेंस के लिए हमारे बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, हाँ, ये जो लोक प्रतिनिधित्व 1951 है, इसके तहत जो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ना और लोक प्रतिनिधि 33(7) है, उम्मीदवारों को एक उम्मीदवार को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना, तो ये जो पावर मिली है ना, ये आप याद रखेंगे कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) ये पावर देता है कि एक उम्मीदवार 2 जगहों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अलग अलग प्रकार के वोट क्या है? टेंडर वोट क्या होता है? जब कोई मतदाता अपना वोट डालने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका वोट उसकी पहचान से किसी और ने पहले ही डाल दिया है, तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को वोट डालने का अधिकार देता है। इसे टेंडर वोट कहते हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एक टेंडर वोट के माध्यम से किसी भी अन्य मतदाता की तरह वोट डालने का पात्र हो जाता है। ठीक है,
चैलेंज्ड वोट क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता बूथ पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं, उन्हें मतदाता एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट किसी वोटर के वोट को चैलेंज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि संबंधित वोटर फर्जी है, ठीक है, तो किसी दूसरे व्यक्ति का वोट डालने आया है। यानी जो फर्जी वोटर होते हैं, जैसे लग जाता है कि ये व्यक्ति किसी और का वोट डालने आया है, तो उसको चैलेंज वोट कहते हैं। टेस्ट वोट क्या होता है? जब एक मतदाता यह दावा करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या पेपर टेल मशीन ने उसका वोट सही ढंग से दर्ज नहीं किया है, तो उसे टेस्ट वोट के रूप में फिर से वोट डालने की अनुमति दी जाती है। क्लियर? मतदाताओं की पंजीकरण, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कानूनी संशोधन और निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 में संशोधन के अनुपालन में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। क्या? ऐसे युवा जिनकी आयु 17 वर्ष से अधिक है, वे मतदाता सूची के लिए अपना नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची को प्रत्येक तिमाही में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पात्र युवाओं को उस वर्ष की आगामी तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिस तिमाही में उसकी आयु 18 वर्ष की होगी। इसके आधार पर विवरण को फॉर्म से जोड़ने का वैकल्पिक प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। एवरीबॉडी, लास्ट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक, सांविधिक, कार्यकारी निकाय। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। ठीक है, सो क्या है इस पे बात करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की बात की जा रही है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि नामांकन की तारीख से 10 वर्ष पूर्व होने पर आधार धारक सहायक दस्तावेज को कम से कम एक बार अपडेट करेगा। संशोधन में केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी के आधार से संबंधित जानकारी की निरंतर सटीकता सुनिश्चित होगी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड करना। और इसमें क्या बातें कहा गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना, आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित विवरण, अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये याद रखना कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। कौन? UIDAI। उद्देश्य क्या है? भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट और सुरक्षित पहचान प्रदान करना है। सरकारी सेवाओं के लिए सत्यापन के संबंध में एक विश्वसनीय और कुशल माध्यम प्रदान करना है। डुप्लीकेट और फर्जी पहचान को समाप्त करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या? यह देश के प्रत्येक निवासी को आधार नामक 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी करता है। आधार संख्या केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो आवेदन की तारीख से 12 महीने कुल मिलाकर 182 दिनों या उससे अधिक दिनों तक भारत में रह रहे हों। तो ये कंडीशन याद रखना है आप कि आधार किसको किसको दिया जा सकता है, जो भारत में, ठीक है, ठीक है, आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने में कुल मिलाकर 182 दिन वो रहा हो उसको यह नंबर दिया जाएगा। कौन? 12 नंबर का जो पहचान है। ठीक है, UIDAI 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता की बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर बाल आधार कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉरेंसिक के लिए आधार का बायोमेट्रिक डाटा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि आधार के लिए एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग आपराधिक पहचान करने या अपराधों को सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस में आता है तो आप इसको डील करोगे कि नहीं किया जा सकता, नहीं दिया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट को। ठीक है, इसका कारण यह है कि यह फॉरेंसिक उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करता है। इसके अतिरिक्त आधार संख्या सृजन और प्रमाणीकरण के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए बायोमेट्रिक जानकारी के साझा करना या उपयोग करना आधार अधिनियम 2016 के तहत अनुमत है।
ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस क्या है? हाल ही में सूचना के अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIS के पास लंबित RTI मामलों की संख्या लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसे सूचना स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लागू किया गया था। RTI अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाता है, लोक प्रतिनिधियों प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ाता है, भ्रष्टाचार को रोकता है। इस प्रकार यह हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए काम करने योग्य बनाता है। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार CIC और IC का बेहतर क्रमशः मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों के वेतन के बराबर होती है। सो आप ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तब इसको डील करेंगे। हालांकि RTI अधिनियम 2019 के द्वारा इन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार CIC और IC के जो वेतन और कार्यकाल है निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब के समय में ये जो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के समान का वेतन और उनका पूरा करिकुलम था उसको ख़त्म करके अब केंद्र सरकार इसको निर्धारित करती है। ठीक है। RTI के तहत छूट निम्नलिखित शामिल है क्या? अधिनियम की धारा 8(1) किसी लोक प्राधिकरण को निम्नलिखित आधारों पर सूचना प्रकट करने हेतु बाध्य नहीं करता है। जैसे में राज्य की सुरक्षा और सामरिक, वैज्ञानिक दृष्टि या आर्थिक हित की अगर बात है तो आपको सूचना नहीं दिया जाएगा। किसी सूचना के प्रकाशन से न्यायालय का अवमानना अगर होता है तो सूचना आपको नहीं दिया जाएगा RTI के तहत। मंत्री परिषद के विचार विमर्श की रिकॉर्डिंग आदि। ठीक है। धारा 24 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया या सुरक्षा संगठनों जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो को सूचना प्रकट करने से बाहर किया गया है। हालांकि भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में सूचना प्रदान करनी होगी। ठीक है। तो जो धारा 24 है ना, वो ये कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित खुफिया या सुरक्षा संगठनों जो कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है को सूचना प्रकट करने से बाहर किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन का मामला है तो विज्ञापित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जांच एजेंसियां। हालांकि भारत में मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए स्वतंत्र अम्ब्रेला संस्था के गठन का सुझाव दिया है। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये बात ये कहा जा रहा है कि जो इन पे कंट्रोल है ना गृह मंत्रालय का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे इनको हटाकर इनको और ज़्यादा स्वतंत्र बना दिया जाए। तो खुलकर बात ये कहा जा रहा है और ये न्यूज़ जब आई थी तो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना भी हुआ था। ठीक है। तो आप इसको अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं डेली के डेली तो ये बात से अपडेट होंगे कि इनको और ज़्यादा स्वतंत्र और इनके हाथ को और ज़्यादा पावर देने की बातें की जा रही हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED। ठीक है। देखिए एग्ज़ाम के व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना CBI से क्वेश्चंस नहीं आता ना उतना ED से क्वेश्चंस आ चुका है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्लीज़ कहीं पे नोट कर लेना। अगर इसकी हम बात करें, ED की बात करें यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन किया गया है। ठीक है। संरचना में ED डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है। ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो 2 वर्ष का कार्यकाल, लेकिन 3 वार्षिक विस्तार दिया जा सकता है। कार्य की बात करें तो यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEO 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO ये बहुत ही कम चर्चा में रहता है। इसका स्थापना जान लो कि ये 2003 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है। ठीक है। जो ED है इन्फोर्समेंट
डायरेक्टरेट यह 1952 में स्थापित किया गया था। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। ठीक है। और जो सीबीआई है, सीबीआई की अगर बात करें तो यह 1963 में 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी डीएसपीई अधिनियम 1946 के द्वारा शासित है। ठीक है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ पा रहे हैं। इसका स्थापना की जो सिफारिश है भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति के द्वारा की गई थी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संथानम समिति, संथानम समिति। ठीक है। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे कि संथानम समिति की अनुशंसा पर, सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया है। ठीक है। क्लियर। कार्य क्या है? यह गहन जांच अभियोजन के जरिए सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के से निपटान तथा आर्थिक एवं हिंसक अपराधों को अंकुश लगाता है। ठीक है। साइबर एवं एडवांस प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में सहयोग करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीसी और लोकपाल की सहायता प्रदान करता है। यह भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो कि इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर से जांच में भी समन्वय करता है। सो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे। क्लियर। एनआईए है। एनआईए की बात कर लें, स्थापना 2006 में गृह मंत्रालय के तहत इसका किया गया है। ठीक है। इसका जो प्रमुख एक महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल होता है जिसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कार्य क्या है? इसे देश भर में आतंकी गतिविधियों के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच करने का शक्ति है। ठीक है। मानव तस्करी हो गया। ठीक है। मानव तस्करी में भी जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराधों को भी यह देखता है। भारत में अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता प्रदान भी करता है आईएनए। ठीक है। सीबीआई 3 तरह के मामलों की जांच करती है। भ्रष्टाचार विरोधी, ऐसे मामले आमतौर पर लोक अधिकारियों, केंद्र सरकारों के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत होते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत यानी 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई अधिकरण केंद्रीय सत्ता आयोग यानी सीबीसी के पास है। विशेष अपराध, राज्य सरकारों के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर और संगठित अपराध की जांच करता है। ठीक है। आर्थिक अपराध की बात करें, वित्तीय कदाचार, धोखा, बैंक धोखाधड़ी, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, काले धन के संचालन आदि संबंधित अपराध। हालांकि सीबीआई आमतौर पर धन शोधन के मामले में ईडी को हस्तांतरित कर देती है। ठीक है। स्वतः संज्ञान, सीबीआई केवल संघ शासित प्रदेशों में अपराधों का स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकती है। केंद्र सरकार संबंधी राज्य की सहमति के बाद ही सीबीआई राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब बोल देती है सीबीआई को तो यह राज्य की सहमति लिए बिना किसी भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो आप ये टर्मिनोलॉजी प्लीज़ याद रखना कि जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ पे स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर यह उस राज्य से भी अनुमति लेते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी कारणवश किसी भी मुद्दे पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर ये सीबीआई जांच की बात करते तो उस संबंधित राज्य से अनुमति नहीं लेते हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ की क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सीबीसी की बात की जा रही है। हाल ही में सुरेश पटेल ने नए सीबीसी के रूप में कार्यभार संभाला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो इसका जो स्थापना है, ठीक है, वो भ्रष्टाचार के रोकथाम पर संथानम समिति के सिफारिश के आधार पर 1964 में स्थापित हुआ था। तो ये डेट याद रखना कि 1964 संथानम समिति, ये भी आ सकता है संथानम समिति। ठीक है। और सीबीआई के लिए भी आप प्लीज़ याद रखना ये चीज़। ठीक है। नियुक्ति और भारत के
नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के जो नेता हैं उस सदस्य से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, जो कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी याद रखना कि या तो 4 वर्ष कार्यकाल करते हैं, 4 वर्ष अगर 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और सीवीसी का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, और अधिकतम 2 सतर्कता आयोग से मिलकर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो एवरीबॉडी, ये जो सेगमेंट है विजन 365 1 ईयर कंप्लीट कंपाइलेशन करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। टोटल 3 पार्ट और हम आपको देंगे जिसमें कि पूरा का पूरा जो पॉलिटी है यानी राज्य व्यवस्था वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।